हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और थर्ड चैप्टर हम लोग अपना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना? अभी तक आपने 2 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक में हो चुके हैं और यहाँ पर आपने सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका पढ़ लिया है। केमिकल काइनेटिक्स जिसको रासायनिक बल गतिकी आपका कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक से आप रासायनिक अभिक्रिया को ले लीजिए, गतिकी से वेग के बारे में आप समझ लीजिए। ठीक है ना? यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसी को आप अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। और चेंजेस में कोई चीज आपका जैसे अभिकारक से उत्पाद की ओर चल रहा है तो अभिकारक आपका धीरे धीरे आप बोलेंगे कि खत्म हो रहा होगा और उत्पाद आपका बन रहा होगा। ठीक है ना? आप बोल सकते हैं अभिकारक विलुप्त हो रहा है और उत्पाद आपका क्या हो रहा है, वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उनकी सांद्रता में चेंजेस आएंगे आएंगे ना। पहले सांद्रता कुछ और थी अभिकारक की, पहले तो आपके पास सिर्फ अभिकारक रहेगा। धीरे धीरे जब अभिक्रिया प्रोसीड करेगी तो आपका पहले उत्पाद कुछ भी नहीं था, सिर्फ अभिकारक था। जब यहाँ से अभिक्रिया चलना शुरू हुई तो उत्पाद आपका धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। इस प्रकार से समझ लीजिए कि सपोज बर्फ से हमें पानी बनाना है तो पहले तो सिर्फ बर्फ थी आपके पास। अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा, सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो धीरे धीरे आप बर्फ से पानी बनने लगेगी। तो पहले पानी था ही नहीं हमारे पास, उत्पाद नहीं था, सिर्फ हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट में हमने बोला आइस था। ओके। और धीरे धीरे जब धीरे धीरे आपका समय के साथ साथ क्या हुआ, चेंज आया और बर्फ से आपका पानी बना, यानी उत्पाद भी बनने लग गया। लेकिन जो अभिकारक था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, उसकी सांद्रता में कमी आने लगी। ठीक है, इस प्रकार से इसे समझिए। तो रासायनिक बलित गतिकी के अंदर जो चेंज आ रहा है आपका, किसमें, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, चाहे अभिकारक की हो या फिर उत्पाद की। ठीक है ना? तो समय के साथ साथ हम वो सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं जिसको कि आप रासायनिक अभिक्रिया के वेग या फिर दर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए हैं। सबसे पहले हम रासायनिक बल गतिकी को समझ लेते हैं कि रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी एक अभिक्रिया ले लो जहां पर आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल स्टेज पे आपके पास रिएक्टेंट पूरा होता है। ठीक है ना? कंप्लीट होता है जितनी भी उसकी मात्रा होगी। और प्रोडक्ट उस टाइम पे क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आपने बोला हमने बर्फ ली तो इनिशियल सबसे पहले आपके पास सिर्फ बर्फ था। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट आपके जो रिएक्टेंट है आपके पास वो पूरा है जितनी भी उसकी मात्रा हो, और प्रोडक्ट आपके पास क्या है, जीरो। यहाँ पर हमने बोला बर्फ से पानी बनना है तो प्रोडक्ट हमारे पास जीरो है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, यानी बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है ना? जब रिएक्शन आगे को प्रोसीड होती है, जैसे अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की ओर हम लोग चलेंगे, अभिक्रिया जो है अभिकारक से उत्पाद की ओर चल रही है तो अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे कम होगी और उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अब अभिक्रिया क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना? अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है ना, जहां प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने लगेगा। तो उस केस में आप इसको रिएक्टेंट बोल देंगे, इसको प्रोडक्ट बोल देंगे। तो इस प्रकार से आपकी अभिक्रियाएं चलती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक रिवर्सिबल आएगी, ठीक है ना, जिसमें कि आर से पी बनेगा और पी से आपका आप वापस आर भी बन सकता है। ठीक है ना? वो आपकी क्या होगी, जिसको आप इस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये क्या, कौन से प्रकार की है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अगर आपका आर से पी बन रहा है, ठीक है ना, देखो सभी अभिक्रियाएं आपकी रिवर्सिबल नेचर की होती है। जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, जितने भी चेंजेस हैं आपके, मोस्टली रिवर्सिबल नेचर के हैं आपके यहाँ। ठीक है? रिवर्सिबल यानी अगर अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा ही बनेगा। लेकिन हम मान लेते हैं उन सभी अभिक्रियाओं में कोई तो अभिक्रिया ऐसी है जो कैसी होगी कि वो अभिकारक से उत्पाद बना रही है, 100% हो रही है कोई रिएक्शन जिसमें कि आप बोलेंगे कि 90 to 95% आपका
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनाने की दर हम देखेंगे तो वो आपका 5 या 10% है, तो उनको आप इरिवर्सिबल में रख लेते हैं, क्योंकि वहां पर रिवर्सिबिलिटी वहां पर भी दिख रही है, लेकिन जो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ रही है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए हम इसको किस में रख रहे हैं, इरिवर्सिबल में रख रहे हैं, यानी अनुत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रियाओं में रख रहे हैं। ठीक है, कैसी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट समझने वाले हैं। एक तो अभिक्रिया की दर, जिसमें अभिक्रिया की दर में आपके कारक और उत्पाद है वो आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो उनकी दर किस प्रकार से, यानी कि किस प्रकार से आपका अभिक्रिया में अभिकारक आपका कम हो रहा है और उत्पाद आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। दूसरा, अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग क्या है, कितनी स्पीड से आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, कितनी तेजी से अभिक्रिया हो रही है या फिर कितने धीमी गति से अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, तो अभिक्रिया का वेग आएगा। और अब वेग आएगा तो इस वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी आएंगे, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया को के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में उत्प्रेरक आपका आता है, यानी कि कैटलिस्ट, तो उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, ओके। अभिक्रिया के वेग में हम क्या देखेंगे, कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, कुछ मध्यम गति से होती हैं और कुछ आपकी बहुत स्लो होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो मध्यम जिनकी गति है ऐसी या वेग है ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, साथ ही कौन सी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम उनका साइन बदल करके यूज कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर एक पदीय अभिक्रिया, अभिक्रिया आपका एक पद में भी एक ही स्टेप में खत्म हो सकती है या फिर अलग अलग स्टेप में चलती है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ठीक है ना। तो वो आप एक पदीय भी होती है अभिक्रिया, बहुपदीय भी होती है। तो एक पदीय जो सरल अभिक्रियाएं हैं उनको का हम यहाँ पर वेग निकालने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर इन सभी चीजों का, ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर बोली, क्या क्या, अभिक्रिया की दर हो गई, उसका वेग की बात कर रहे हैं, वेग को प्रभावित करने वाले की कारक की बात कर रहे हैं, क्रियाविधि की बात कर रहे हैं, जो भी आपका रिएक्शन है उसका रेट क्या है, उसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है जो वेलोसिटी को अफेक्ट करेंगे, कैटलिस्ट के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में, इन सभी के बारे में जो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम इनकी स्टडी करते हैं उसी को रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हम उसको कहेंगे। क्लियर है, चलिए इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए, सो in this chapter we will discuss about rate of a reaction। इस जो ये जो आपका अध्याय है, चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करेंगे, and outlines the basic concept in terms of order and molecularity of the reaction, ठीक है ना। और कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर आएंगे, जैसे आणविकता हो गई या अभिक्रिया की कोटि हो गई, जिन पर हम लोग बात करेंगे, ओके। दिस इज फॉलोड बाय द रेट लॉज, जो कि आपका रेट लॉस के बाद हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देन वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस व्हिच इंक्लूड्स काइनेटिक्स ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ लाइफ एंड पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि कोटि क्या है अभिक्रिया की, आणविकता क्या है, रेट लॉस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है ना। जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे।
साथ ही जिसमें कि क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी आएगी, हाफ लाइफ आएगी रिएक्शन की, एंड पैरेलल रिएक्शंस. फाइनली वी विल सी द काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस इंक्लूडिंग देयर टाइप्स, रेडियो एक्टिव डिके एंड कार्बन डेटिंग. ठीक है ना. तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आएगा, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आएगा. ठीक है ना. बेसिकली ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया कि इसके अंतर्गत कंटेंट क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे. ओके चलिए. Chemical kinetics is the branch of chemistry that deals with rate of reaction, factors affecting the rate and the reaction mechanism. Once a reaction starts, how fast and how far it will go. ठीक है ना. जब एक बार एक अभिक्रिया शुरू हो गई है तो वो अभिक्रिया कितनी दूर तक जाएगी, यानी कितना लंबा चलेगी, और साथ ही क्या उसकी स्पीड होगी, कितनी तेजी से वो चलेगी, इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही रेट बता दिया है और क्या बता दिया, फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट. ओके. आयनिक रिएक्शन in solution such as that between HCl and AgNO3 giving a white precipitate of AgCl take place within twinkling of eye. Hence, chemical kinetics helps us to describe reaction state and examine how they are affected by catalyst, concentration and टेम्परेचर. ठीक है ना. क्या बोला कि कोई अभिक्रिया यहाँ पर चल रही है, जैसे कि क्या बोला, एक आयनिक रिएक्शन हो रही है इन सोल्यूशन सच एज दैट बिटवीन HCl एंड AgNO3. ठीक है ना. दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है एक्वस कंडीशन में, और क्या हो रहा है, गिविंग अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl. AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है. तो ये अभिक्रिया जो हो रही है, केमिकल काइनेटिक्स हेल्प अस टू डिस्क्राइब रिएक्शन रेट. एक तो रिएक्शन रेट पता चलेगा, एंड एग्जामिन हाउ दे आर अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, और हमें ये भी बताएगी जो वो अभिक्रिया हो रही है वो उत्प्रेरक से किस प्रकार से प्रभावित हो. ठीक है ना. क्या उत्प्रेरक डालने पर अभिक्रिया और तेजी से हो गई और जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल गया, या फिर और धीमी हो गई जिससे ज्यादा समय लग गया प्रोडक्ट बनने में, या फिर कॉन्सेंट्रेशन बताएगी, सांद्रता परिवर्तित करने से अभिक्रिया में क्या परिवर्तन आया, एंड टेम्परेचर और तापमान बढ़ाने से या कम करने से अभिक्रिया में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. A chemical reaction involves breaking of bonds in reactant molecules and making of bonds in product molecules. ठीक है ना. ये तो बेसिक चीज है कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो रिएक्टेंट्स के अपने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है जिससे कि प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है. डिफरेंट रिएक्शंस डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ bonds to be broken and hence they occur at different rates. Okay. तो ये सारा आपका इसके अंतर्गत आएगा, जो कि बेसिक चीजें आपको सारी पता है. ओके. एक रासायनिक अभिक्रिया लेकर के चल लेते हैं जहां पर रिएक्टेंट है आपके पास और रिएक्टेंट से आपका बन रहा है, रिएक्टेंट है आपके पास यानी अभिकारक. ओके. और अभिकारक से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि उत्पाद बन रहा है. ठीक है. अब देखिए मैंने क्या बोला, बर्फ और पानी एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, वहां पर सिर्फ आपका एक फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है. लेकिन जब भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं या किसी अभिक्रिया को देख रहे हैं, तो उस अभिक्रिया में इनिशियल स्टेट में जब आपका टाइम स्टार्ट किया आपने t बराबर 0 टाइम पर, t बराबर 0 पर आपका रिएक्टेंट कंप्लीट होगा और प्रोडक्ट आपका क्या होगा, 0. समझ रहे हैं. सपोज आपका रिएक्टेंट यहाँ पर 10 था तो प्रोडक्ट आपका 0. ठीक है. यहाँ पर हम अंतराल ले लेते हैं 1-1 सेकंड का. सपोज t बराबर 1 सेकंड में आपका प्रोडक्ट घट करके 8 हो गया, रिएक्टेंट आपका घट करके 8 हो गया और प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, यहाँ 2. ठीक है. यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है ना. प्रोडक्ट आपका बनने लगा है, लेकिन अभिकारक टूट रहा है ना, वियोजित भी तो हो रहा है. ह्रास, कमी, विलुप्त होना, ये सब अभिकारक के साथ चल रहा है. फॉर्मेशन हो गया, उत्पन्न हो गया, उसकी मात्रा में वृद्धि हो गई, ये सब प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के साथ चल रहा है. अभिकारक के साथ क्या हो रहा है, अभिकारक की मात्रा में कमी आएगी धीरे धीरे. ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन अभी आगे को प्रोसीड हो रही है. ओके. और वहां क्या होगा, वहां
प्रोडक्ट की मात्रा में वृद्धि होगी, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और उत्पाद आपका बन रहा है, ठीक है ना। देन आपने बोला t बराबर 2 सेकेंड पर हमारा जो अभिकारक है वो 6 हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट की मात्रा हमें प्राप्त हो रही है 4। ओके, t बराबर 3 सेकेंड पे यहां पर हमारा क्या होता है कि ये 4 हो जाता है और ये 6 हो जाता है। ओके, t बराबर 4 सेकेंड पर हमारा क्या होता है कि जो अभिकारक है वो 2 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपके चलेंगे, ये रिएक्टेंट R की मात्रा है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, और ये प्रोडक्ट की मात्रा है। क्लियर है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम वेग की बात करते हैं कि वेग क्या है अभिक्रिया का, अभिकारक का वेग क्या है, उत्पाद का वेग क्या है, अलग अलग बात करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग। क्या बोला मैंने, अभिकारक के को रेफरेंस लेंगे और उससे अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। तो अभिक्रिया का वेग, अब वेग बराबर क्या होता है बताओ, वेग बराबर क्या होता है। किसी भी, अगर हम किसी गाड़ी का निकाल रहे हैं, सपोज वेग या स्पीड, चाल की बात आप लोग करते हैं, तो जो भी दर होती है उसकी, ठीक है ना, दूरी परिवर्तन की दर जैसे होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी अभिक्रिया की, यहाँ पर अभिकारक के विलुप्त होने की दर, क्योंकि अभिकारक आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या उसके अभिकारक के नष्ट होने की दर बोल सकते हो, अभिकारक की मात्रा में कमी आने की दर। तो यहाँ पर लिख लीजिए अभिकारक के विलुप्त होने की ये दर, यानी कि उसमें जितना ह्रास आ रहा है वो भी आप बोल सकते हो, कितना ह्रास आ रहा है ना, आपको दिख रहा है 10 से 8 हो गया, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 हो गया, इस प्रकार से ह्रास आ रहा है। तो अभिकारक के विलुप्त होने की दर को आप क्या बोलेंगे, अब बताओ, ये क्या होता है, वेग या चाल आप जिसे बोल रहे हो वो क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय आप वेग को बोलते थे, तो यहाँ तो दूरी आएगा नहीं, यहाँ क्या आएगी, यहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी जो अभिकारक की सांद्रता है, और बटे वेग जब आप निकालते थे तो दूरी परिवर्तन आप बोलते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, बटे समय अंतराल या लिया गया समय, ठीक है। अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन आने में जितना समय लिया गया उसको ही हम यहाँ लिखेंगे, लिया गया समय। तो यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता को हम R से लिख लेते हैं कि आपका सांद्रता R है, ठीक है, प्रोडक्ट की सांद्रता P है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा R बाय डेल्टा T। क्लियर है, बोलो डेल्टा R बाय डेल्टा T, ठीक है। ये दर हो गई, रेट, रेट बराबर डेल्टा R बाय डेल्टा T, ठीक है ना। अब डेल्टा T आपका क्या हो जाएगा, या डेल्टा R क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। बोलो डेल्टा R क्या हो जाएगा, जिन दो सांद्रताओं को आप कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के बीच का अंतर यानी जो बाद की सांद्रता है उसमें से आप पहले वाली सांद्रता को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। उसी प्रकार से बाद में कितना समय था और पहले कितना समय था, उन दोनों को क्या कर लोगे, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, तो इस प्रकार से आपको वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। ये किसकी रिस्पेक्ट में, अभिकारक, क्योंकि अभिकारक में ह्रास हो रहा है वो भी तो अभिक्रिया को ही दिखा रहा है। अगर अभिकारक में ह्रास नहीं हो रहा होता, अभिक्रिया में अभिकारक विलुप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई अभिक्रिया हो ही नहीं रही है। अगर बर्फ उतने की उतनी है तो इसका मतलब वो पानी में बदली ही नहीं, तो यानी अभिक्रिया हुई नहीं।
समझ रहे हो? अगर बर्फ की मात्रा में कमी आई है, बर्फ घटा है उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया आगे को प्रोसीड हुई है, यानी कि प्रोडक्ट बना होगा। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्पाद का अभिक्रिया का वेग, अगर हम उत्पाद के पदों में देखें, अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद के बनने की दर, ठीक है, बोलो। और उत्पाद के बनने की दर क्या हो जाएगी? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, बटे समय। तो यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, बोलो भाई। चलिए, अब यहां पर क्या समझ आता है, देखो दोनों सेम ही है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आप ले रहे हो या डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आप ले रहे हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अभिकारक की सांद्रता आपकी क्या हो रही है, घट रही है ना। अभिक्रिया की सांद्रता आपकी क्या हो रही है, घट रही है। आप किसी भी रिस्पेक्ट में देखें, चाहे अभिकारक के रिस्पेक्ट में देखो या फिर उत्पाद के रिस्पेक्ट में देखो, दर तो आपकी समान ही आनी चाहिए ना। लेकिन अभिक्रिया की सांद्रता आप क्या बोल रहे हो, घट रही है। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी आप लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर आप वैसे आंसर निकालेंगे, माइनस ना लगाए, तो आंसर आपका सेम आएगा, चाहे आप प्रोडक्ट के केस में देखो और आप अभी रिएक्टेंट के केस में देखो, लेकिन चिन्ह आपके बदल जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आपका आता है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। अब कोई भी दो टाइम पर आप लोग ले लो, जैसे ये और ये ले लो सपोज, ठीक है ना। तो इस केस में ये R1 है, ये R2 है, वो P1 है, वो P2, ठीक है। चलो ले लो, कैलकुलेट करो रेट। P1 बराबर कितना है, 1। P1 बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। R1 बराबर क्या है, 8। P1 बराबर क्या है, 2, ठीक है ना। यही है, P1 बराबर 1 है, तो वहां पर R1 बराबर 8 है और P1 बराबर 2 है। T2 बराबर 3 है, T2 बराबर यहाँ पर क्या है, 3 है। तो उस केस में R2 जो है आपका वो 4 है, और जो P2 है वो कितना है, 6, ठीक है। ये है, तो इसको दोनों के केस में लिख लो। देखो पहला है अभिकारक, अभिकारक के विलुप्त होने की दर। देखो चाहे विलुप्त होने की दर बोलो, चाहे उत्पन्न होने की दर बोलो, है तो वो रेट ही ना, रेट है वो। यानी रेट बराबर क्या है यहाँ पर, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, जो कि माइनस में हमने बोला, ठीक है ना। यानी माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, 4 माइनस कितना, R1 कितना है, 8 अपॉन T2 कितना है, 3, और माइनस T1 कितना है, 1।
ओके, तो कितना आ जाएगा, 4 में से 8 को माइनस करेंगे, -4, तो -4 यहाँ आया और माइनस ये है तो प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो रेट कितना आ गया आपका, 2 आ गया। जब आपने अभिकारक के विलुप्त होने के दर पे देखा, तो ये आपका क्या है, रेट है, रिएक्शन रेट। अब आप दूसरा देखेंगे, उत्पाद के बनने की दर, वो भी रेट ही है, बराबर क्या था, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो P2 कितना है आपका 6 माइनस T1 कितना है 2 अपॉन T2 3 और T1 1, ठीक है ना। तो ये भी कितना आ गया, 4/2, तो 2, ठीक है। तो देखो, चाहे आपने अब रेट किसके हिसाब से देगा, अभिकारक की घटती हुई सांद्रता के हिसाब से देगा या फिर उत्पाद की बढ़ती हुई सांद्रता के हिसाब से देगा, दोनों ही केस में रेट आपका क्या आया, सेम ही आया। ओके, चलो, जो आपने पहले ही यहाँ निगेटिव साइन लगा दिया था, अगर आप ये निगेटिव साइन नहीं लगाते तो वहां आंसर में आपका निगेटिव आ जाता। सपोज ये निगेटिव नहीं होता तो 4 में से 8 माइनस करते, -4 आता, -4/2 -2 आ जाता, है ना। तो वो माइनस साइन वहां क्या इंडिकेट करता कि रिएक्शन क्या क्या हो रहा है, रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट जो है उसकी मात्रा घट रही है। समझ रहे हैं। चलिए, इसी में आपका एक आता है औसत दर या औसत वेग, और दूसरा आता है आपका तात्क्षणिक। औसत यानी एवरेज, और चलिए, औसत दर या औसत वेग क्या होती है। सपोज कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, कोई गाड़ी चल रही है या हम चल रहे हैं, कोई ना कोई हमारी एक स्पीड होगी, है ना। तो हम औसत बताएंगे, और औसत कब होता है, जब आप दो टाइम के बीच का डिफरेंस देखते हैं ना। आप बोलते हैं कि सपोज इतने घंटे में, 2 घंटे में आपकी गाड़ी जो चल रही है उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है ना, या वो किस स्पीड से चल रही है। तो उस केस में, या 2 घंटे में आपने कितना ट्रेवल किया, तो वो औसत बताता है, आपको एवरेज बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम पर, किसी टाइम पर, जैसे कि आपका सपोज 11:30 बजे, आपने बोला 11:30 पर गाड़ी की स्पीड क्या है, तो वो उस पर्टिकुलर या डेफिनेट टाइम पर, ठीक है ना, तो उसको तात्क्षणिक कहा जाएगा। तात्क्षणिक, क्षणिक यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पर। औसत क्या है, जब आपने एक लंबा टाइम इंटरवल लिया है, एक टाइम पीरियड लिया है, समय अंतराल लिया है, उस समय अंतराल में आप दर बताएंगे, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का की जो दर है, जब वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर बताएंगे उसको तात्क्षणिक दर कहेंगे, और जब एक समय अंतराल में आप अभिक्रिया की दर की बात करें तो उसको औसत दर आपका कहा जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग आने वाले सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप चैप्टर को पढ़ लेंगे, बेसिक चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी जो आपको पहले से आती हैं, और आने वाले सेशन में से और आगे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इस चैप्टर से आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स गेनिंग ये चैप्टर है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। बाकी कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।